सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी समाप्त हुई हैं। उम्मीद करती हूँ परीक्षाएं आपने बहुत अच्छे से दी होंगी। हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पुस्तिका में सारे प्रश्न उत्तर बहुत ही प्रकार से लिखे होंगे। आज से हम सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभ करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में पहला पाठ है पाठ 10 फूल और कांटा, जो कि आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 81 में दिया गया है। तो आप सब पृष्ठ संख्या 81 निकालें। फूल और कांटा पाठ 10। परिचय। एक ही वातावरण, एक ही परिवेश में रहते हुए सभी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। एक ही माँ के दो पुत्रों में एक सज्जन और दूसरा दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। हरिऔध जी ने भी यही बात प्रस्तुत कविता में कही है कि एक ही पौधे पर पलते हुए भी फूल और कांटे के स्वभाव में कितनी भिन्नता होती है। वस्तुतः यह फूल और कांटा सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों के प्राय हैं। तो अभी मैं आप कविता पाठ करूंगी और इसके बाद मैं कविता को समझाऊंगी। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी के वर वसन प्यार डूबी तितलियों का पर उतर भोर का है भेज देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस दिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है तोता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम ली, जो किसी में हो बड़प्पन की पसंद। प्रस्तुत कविता फूल और कांटा कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। एक ही पौधे में इन दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है, पर इनके व्यवहारिक गुणों में बहुत अंतर है। इन दोनों का भरण पोषण एक ही अवस्था में होता है। रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। बरसात के समय पानी की बूंदें इन दोनों पर एक ही समान पड़ती है। हवा का सद्व्यवहार इन दोनों के प्रति एक जैसा है, पर इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। कांटे उंगलियों में चुभते हैं। ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र की कीमत की परवाह न करते हुए उन्हें फाड़ देते हैं। प्यारे प्यारे मनोहर तितलियों के पंख को काट देते हैं एवं जीर्ण शीर्ण कर देते हैं। ये काले भंवरों को भी नहीं छोड़ते, जो रसपान के उद्देश्य से फूल पर मंडराते हैं, पर कांटे उन्हें भी घायल कर देते हैं।
इन सभी अवगुण के विपरीत अवस्था में मौजूद फूल का स्वभाव बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय होता है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं तथा भौरों को अपना रस पान कराते हैं। अपने आकर्षक रंगों से यह सदैव दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित करते हैं। यह आदर्श एवं सुख प्रदायक के प्रति सर्वगुण संपन्न है। यह सर्वप्रिय तथा देवताओं के सर पर पूजा के रूप में चढ़ाए जाते हैं। यह हमारी सद्भावना एवं निष्ठा के प्रतीक है। तो इस कविता में कवि ने यह सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो अब हम परिचय से एक बार फिर से प्रारंभ करके हर एक पंक्ति को दोबारा से समझने का प्रयास करेंगे। एक ही वातावरण, एक ही परिवेश में रहते हुए भी अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि एक ही वातावरण में, एक ही माहौल में, एक ही परिवेश में रहते हुए हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। यानी कि एक ही माँ के दो पुत्रों में एक सज्जन और दूसरा दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि एक ही माँ के दो पुत्र हैं। एक पुत्र का स्वभाव अच्छा है तो एक पुत्र का स्वभाव दुष्ट है। यानी कि एक पुत्र सरल स्वभाव का है, बहुत प्रिय तरीके से बात करता है, तो दूसरा बहुत क्रोधित हो जाता है। परंतु एक ही माँ है और उसके पुत्रों का स्वभाव अलग है। हरिऔध जी ने यह भी बात प्रस्तुत कविता में कही है कि एक ही पौधे पर पलते हुए फूल और कांटे के स्वभाव में कितनी भिन्नता होती है। ठीक इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हरिऔध जी कहना चाहते हैं कि जैसे एक माँ के दो पुत्र होते हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार एक पौधा है और उस पौधे में कांटा भी है और फूल भी है, और वे दोनों एक ही पौधे में पलते हैं, परंतु वे अलग अलग स्वभाव के हैं। कांटा लोगों को दुख देता है और फूल लोगों को प्रसन्न करता है। फूलों को देखकर लोगों को सुख का अनुभव होता है, दूसरी तरफ कांटे को देखकर लोगों को दुख का स्वभाव होता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि एक ही प्रकार का प्रेम, स्नेह, हर चीज एक प्रकार से प्राप्त होने के बावजूद भी जब एक ही परिवेश में दो अलग बच्चों का स्वभाव अलग होता है, ठीक उसी प्रकार एक ही पौधे में फलने के बावजूद भी कांटे और फूल का स्वभाव भी अलग अलग होता है। वस्तुतः यहाँ फूल और कांटा सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों के पर्याय है। यानी कि इस कविता में फूल और कांटे को सज्जन और दुष्ट व्यक्ति का पर्याय बताया गया है। यानी कि फूल की तुलना सज्जन व्यक्ति से की गई है और कांटे की तुलना दुष्ट व्यक्ति से की गई है। तो यह कविता को हर एक पंक्ति को मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी। अभी आपका कार्य यही है कि आप अपनी पुस्तक में इस कविता को लिखेंगे। इस कविता को आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है, पूरी कविता को लिखना है, परिचय नहीं लिखना है, कविता आपको लिखनी है। उसके पश्चात आपको यह कविता किसके द्वारा रचित है उनका भी नाम लिखना है। इसके बाद अब आप लोग आएंगे अगले प्रश्न पर, जो कि है शब्दार्थ। आप कविता लिखने के बाद शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो अब हम शब्द ज्ञान करेंगे। शब्द ज्ञान है मेघ, मेघ यानी वर्षा, बादल। फिर है वर, वर का अर्थ है उत्तम। वसन, वसन का अर्थ है कपड़ा, वस्त्र। पर, पर का अर्थ है पंख, कुतरना यानी कि काटना। भौर, भौर का अर्थ है भंवरा, भेद देता यानी कि चीर देता। श्याम यानी कि सांवला। अनूठा अर्थात अजीब या विचित्र। निराले यानी कि अनोखे। खटकना अर्थात बुरा लगना। कुल अर्थात वंश। इसके पश्चात विशेष दिया गया है। विशेष में सोता यानी कि अच्छा लगता, शोभा बढ़ाता। सुरसीस का अर्थ है देवताओं के सर। बड़ाई का अर्थ है श्रेष्ठता, बड़ा होने का भाव।
आपका कार्य यह है कि आप सर्वप्रथम सेकेंड सेमेस्टर एक पेज पर लिखकर आप अगली पुस्तिका में अगले पृष्ठ में आप लोग सर्वप्रथम कविता लिखेंगे। कविता किसके द्वारा रचित है, वह कविता किसके द्वारा रचित है आप उसके लेखक का नाम भी लिखेंगे और इसके पश्चात आप शब्दार्थ लिखेंगे। तो शब्दार्थ लिखने के पश्चात विशेष लिखना भी आवश्यक है। जब आप शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ आप याद कर लेंगे तो कविता को समझने में बहुत सरलता होगी। तो यह आपका गृह कार्य है कि आपको कविता लिखनी है और कविता लिखने के बाद आपको शब्दार्थ लिखना है। अगली कक्षा में मैं आपको कविता को हर एक पंक्ति के आधार पर आपको मैं समझाऊंगी कि पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं और फिर हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारी कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।